the structure of atom, chapter 3. Structure of atom, chapter 3, class science, class 9th science subject. So in that, atom is an indivisible particle of form of matter which cannot be divided further into any more small things. And we will be discussing its key terms as well as the matter which is there in the book. We were reading, when we have left in offline classes, we were reading the chapter, okay, and we were discussing the NCERT and we have reached till chemical formula. Chemical formula तक हम पहुंच गए थे. तो just for a quick recap, I was asking you that what are the laws of chemical combination. ठीक है, एंटनी लेविओसर एंड जोसेफ प्राउस्ट ने लॉज दिए हैं. तो वो लॉज क्या है? व्हाट आर द लॉज? नंबर 1 लॉ, एनीवन इन द क्लास कैन टेल मी व्हाट आर द लॉज? मैम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है. सेकंड लॉ, व्हाट इज द सेकंड लॉ? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस. तो जब भी एटम अपना कॉम्बाइन होंगे तो दे विल बी कंबाइनिंग विद द दीज टू लॉज. एक तो जब भी कोई दो एटम्स के कंबाइन होते हैं किसी रिएक्शन में तो वो एक प्रोडक्ट बनाते हैं, और जितना वेट रिएक्टेंट्स का होता है उतना ही प्रोडक्ट का वेट इक्वल अमाउंट में बनता है. अब जब सेकेंड लॉ की तरफ देखें तो इसमें बताया है कि जब भी दो एटम कंबाइन होंगे कोई कंपाउंड बनाएंगे, मास तो कंजर्व रहेगा ही, पर दूसरी चीज क्या है, कंबाइन वो कैसे होंगे? दे विल कंबाइन इन अ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैम यहाँ पे कांस्टेंट प्रोपोर्शन का क्या मतलब है? कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब बेटा, दिस इज द रेशियो. उस दिन हमने एक क्वेश्चन किया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कितने पार्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं. हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड? अगर 3 ग्राम मैम हाइड्रोजन 3:8. हाँ, प्रोपोर्शंस का मतलब भी यही होता है. रेशियो एंड प्रोपोर्शंस चैप्टर पढ़ते थे हम मैथ में. हम पढ़ते हैं कि कौन सी चीज कितने रेशियो में है. यस मैम. वही है इसका मतलब कि एक हाइड्रोजन के लिए, एक ऑक्सीजन से जुड़ने के लिए, वाटर बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन लग रहे हैं? 3. एक कह सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल का फॉर्मूला फिक्स हो गया कि एक वाटर मॉलिक्यूल बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन्स की जरूरत पड़ेगी. समझ रहे हो? ये फिक्स है वाटर के फॉर्मूले में. तो इसलिए आपका हमेशा 1 ऑक्सीजन से जब भी 2 वाटर जुड़ेंगे तो इट विल बिकम व्हाट? इट विल बिकम H2O. ठीक है, H2O के केमिकल फॉर्मूले के हिसाब से एक वाटर मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमेशा हर बार 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे. ये फिक्स हो गया है, फिक्स प्रोपोर्शन हो गया है, तभी वाटर बनेगा. इसके अलावा कभी वाटर नहीं बन सकता. रेशियो का मतलब यही है कि बाय मास दे विल बी इन द रेशियो 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम. यस. ओके. So I am explaining and sharing this presentation outline, charged particles in matter. This is an outline of the chapter. And structure of atom, then nucleus of atom, electrons, Thomson's model,
Rutherford model, drawbacks to Rutherford model, Bohr's model, neutrons, distribution, atomic structure, valency, atomic number, mass number, isotopes and isobars. Means इसके अंदर chapter 4 का भी थोड़ा सा mixing है. Can you see? chapter 4 का भी इसके अंदर concept mixed है. समझ में आ रहा है आपको? Yes, ma'am. चार्ज्ड पार्टिकल्स क्या होते हैं? अगर हम एटम के अंदर की बात करें, ठीक है, एटम भी तो किसी चीज से बना है, सब एटॉमिक की बात करें अगर हम, तो उसमें चार्ज्ड पार्टिकल्स बनते हैं और 3 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, 3 टाइप्स के सब एटॉमिक. कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन्स जिनका चार्ज क्या होता है? नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, एंड प्रोटॉन जिनका चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव. न्यूट्रॉन्स जिनका चार्ज क्या होता है? 0, कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन्स का. क्लियर? Yes, ma'am. देन इलेक्ट्रॉन नीचे भी वही दिया है, नेगेटिवली चार्ज्ड, ई माइनस ऐसे फॉर्म में इसे दिखाते हैं, ई की पावर माइनस, क्योंकि ये इसका रिप्रेजेंटेशन है. एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखाया जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन को. 1 इलेक्ट्रॉन लिखो चाहे सिर्फ ई माइनस लिखो, उससे ये पता चलता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन है ई माइनस लिखने से. क्लियर हुआ? देन इलेक्ट्रॉन इसको जब भी लिखेंगे ई माइनस में लिखेंगे. हैव नो चार्ज, स्मॉल एन. न्यूट्रॉन्स का भी चार्ज क्या है? स्मॉल एन है. नो चार्ज है, पर इसको लिखने का तरीका क्या है? स्मॉल एन है. पॉजिटिवली चार्ज P प्लस लिखा जाएगा. पॉजिटिवली चार्ज कैसे लिखा जाएगा? P प्लस. द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? 1/2000 है. मास ऑफ हाइड्रोजन एटम से बहुत छोटा है इलेक्ट्रॉन्स का मास. मास ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड इज टेकन एज 1 यूनिट. प्रोटॉन का मास हाइड्रोजन एटम के मास के बराबर है, 1 यूनिट के बराबर है, बट उसका पॉजिटिव में होता है प्रोटॉन का, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का किस में होता है? नेगेटिव. और द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम. न्यूट्रॉन मास ऑफ हाइड्रोजन एटम के बराबर तो है एंड 1 यूनिट लिया जाता है. इसको भी क्या लिया जाता है? द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड इज टेकन एज 1 यूनिट. क्लियर? देखो अब इससे क्या पता चला? अगर हम बार बार बोल रहे हैं हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, न्यूक्लियस में हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होगा, उसके अंदर 2 चीजें होंगी. एक न्यूट्रॉन होगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन रहता है और एक प्रोटॉन रहता है. और इन्होंने दोनों की बात करी, प्रोटॉन की बात भी करी किसके बराबर? 1 यूनिट, ठीक है, और न्यूट्रॉन की बात भी करी कि न्यूट्रॉन में चार्ज तो 0 है बट मास कितना है? 1 यूनिट. 1 unit. तो इससे अगर हम देखें तो हाइड्रोजन का और इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसलिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्या होगा? हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विल आल्सो बी 1, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के बराबर ही होते हैं, उनका बस चार्ज अलग होता है, क्योंकि उन्हें एटम्स को क्या करना होता है? न्यूट्रल, चार्जलेस बनाना पड़ता है. तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है ब्लू कलर का, वो -1 में है, और एक प्रोटॉन है, किस चीज का? कलर से दिखाया है मैंने, वो ब्राउन कलर से. तो इससे क्या हुआ बेटा? माइनस ब्लू कलर का आ गया, +1 आ गया, तो 0 तो हो गया इनका चार्ज, क्योंकि न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है. नाउ व्हाट हैपन? इसका फॉर्मूला क्या बन गया? हाइड्रोजन का इस वजह से फॉर्मूला क्या बन गया? कैन एनीवन टेल मी? हाइड्रोजन फॉर्मूला क्या बन गया?
इसकी वजह से क्या पता चल गया कि H जो है H का फॉर्मूला बन गया 1H2। ठीक है, H का इसीलिए एटॉमिक नंबर 1 है, पर उसका एटॉमिक मास क्या है, इसमें दो 1 यूनिट के इसके अंदर है, और मास बनता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जितना मास होता है उतना ही मास होता है किसी एटम का। तो न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, दोनों का मास 1 यूनिट है। तो इस वजह से हाइड्रोजन का बन गया है फॉर्मूला 1H2। नीचे लिखते हैं एटॉमिक नंबर, बीच में लिखते हैं सिंबल, बीच में लिख दिया सिंबल और ऊपर लिख दिया उसका एटॉमिक मास, तो 1H2 बन गया। क्लियर हुआ ये? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. H2 आ गया, क्या आ गया? 1H2। मैम ये ऊपर आपने H2 लिखा था मैम, ये 2 ऊपर यहाँ पे क्यों आया? हाँ, क्या चीज? मैम आपने उसका एटॉमिक मास ही इधर लिखा लेफ्ट साइड में, मैम ये लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड में लिख दो, राइट। कहीं राइट में भी लिख दो, उससे दिक्कत नहीं है, ऊपर लिखना है बस। ठीक है, 1H2 ऐसे भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो, ठीक है, डजेंट मैटर, बट ऊपर आना चाहिए, ऊपर एटॉमिक मास आए। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि एट द टॉप वी राइट एटॉमिक मास। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अब इसको रीड करो, कोई बच्चा इसको रीड करो ताकि आप लोग भी कनेक्ट हो सको। ठीक है, एनीवन फ्रॉम द क्लास रीड इट? Atoms are made of smaller particles called electrons, protons, and neurons. An atom consists of a cloud of electrons surrounding a small, dense nucleus of protons and neutrons. Electrons and protons have a property called electric charge, which affects the way they interact with each other and with other electrically charged particles. ओके, एटम किसके? स्मॉलर पार्टिकल के बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। कोई एटम जो होता है वो क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का होता है, सराउंडिंग अ स्मॉल डेंस न्यूक्लियस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। क्लाउड होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स के, और इससे स्मॉल न्यूक्लियस क्या होता है, कवर्ड होता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या बताया है? Protons and neutrons. इलेक्ट्रॉन तो क्लाउड की तरह है बाहर चारों तरफ, ठीक है, और अंदर क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैव अ प्रॉपर्टी कॉल्ड इलेक्ट्रिकल चार्ज। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स में दोनों में चार्ज है। अभी हमने देखा इलेक्ट्रॉन में क्या है, -1, प्रोटॉन में चार्ज क्या है, +1। ठीक है, दोनों में इक्वल चार्ज है, -1 और +1। अब ये बदलता जाएगा, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर बढ़ते जाएंगे, किसी एटम में 2 प्रोटॉन्स होंगे, किसी में 3 होंगे, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा 4 होंगे, 5 होंगे, जैसे जैसे इनका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, साथ में क्या बढ़ेंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे एटॉमिक नंबर से। न्यूट्रॉन्स अलग अलग हो सकते हैं किसी में, ठीक है, ऐसे इनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स बनेंगे। क्या बनेंगे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल चार्ज रखने की, विच अफेक्ट्स द वे दे इंटरैक्ट, और इसी वजह से वो इंटरैक्ट कैसे करते हैं दूसरे इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल से, ये उनमें एक एबिलिटी आ गई। हम बोल रहे हैं न्यूट्रॉन्स तो क्या है, 0 n1 है, इसके ऊपर चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन पे 0 n1 रहता है। ठीक है, इसका मतलब इसके अंदर 0 n1 लिखते हैं, यानी चार्ज 0 होता है इसके अंदर। पर प्रोटॉन्स को हम 1e लिखते हैं, -1e माइनस, सॉरी, इलेक्ट्रॉन को हम लिखते हैं 1e माइनस, प्रोटॉन्स को हम लिखते हैं 1 पॉजिटिव, प्रोटॉन्स +1 प्लस, प्रोटॉन्स को हम 1 प्लस देते हैं।
पर हम इसको कुछ नहीं देते, न्यूट्रॉन्स को हम सिर्फ क्या देते हैं 0 and 1, यानी चार्ज इसका 0 होता है, 0 चार्ज होता है। तो इसीलिए बोला है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के नंबर और इलेक्ट्रॉन के नंबर इक्वल रहते हैं, प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उन्हें केमिकली स्टेबल भी रखना है। पर कितने चार्जेस हैं पॉजिटिव के और कितने चार्जेस हैं नेगेटिव के, ये एक एटम को दूसरे एटम से रिएक्ट कराने के लिए, जैसे मुझे वाटर बनाना है तो 2 हाइड्रोजन को एक ऑक्सीजन के से ऐड करवाया गया, क्योंकि ऐसा होना जरूरी था। क्यों जरूरी था? क्योंकि ऑक्सीजन का अगर हम मान लो इसकी बॉन्डिंग करते तो ऑक्सीजन का अगर एटॉमिक नंबर देखा जाता तो क्या आता? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, ये 8th एलिमेंट है, तो इसका एटॉमिक नंबर 8 है, इसका ऐसा सिंबल लिखते हैं 0, 8, 16 इसका एटॉमिक मास होता है। तो ऑक्सीजन का अगर हम देखते तो इसमें किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 और 6। तो मैंने बोला कि इसमें इसको लास्ट ऑक्टेट में 8 करने होते हैं पूरे, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है। इसको 8 करने के लिए कितने और चाहिए? 2 और चाहिए। इसकी वैलेंसी, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है? 2 हो गई। क्या हो गई? 2, यानी कि ये 2 बॉन्ड इसके फ्री होते हैं बॉन्ड बनाने के लिए। इसी वजह से एक बॉन्ड ये बना लेती है किससे? हाइड्रोजन से। एक हाइड्रोजन से एक बॉन्ड बना लेती है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मैंने अगर x की तरह शो किया है। दूसरा एक और हाइड्रोजन जिसको रिक्वायर्ड होता है अपने 2 बॉन्ड पूरे करने के लिए, यहाँ पर एक और x से बना लेती है। ऐसे रहता है H2O का स्ट्रक्चर। H2O का स्ट्रक्चर इसी वजह से ऐसा रहता है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक रहता है, उसमें 2 हाइड्रोजन आके यहाँ पर बॉन्ड हो जाते हैं। क्लियर हो रहा है? Yes, ma'am. तो चार्जेस की वजह से, अपने चार्जेस की वजह से ही कोई एटम आपस में, इस लाइन का यही मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से कितने इलेक्ट्रॉन्स और कितने प्रोटॉन्स हैं उसकी वजह से ही इफेक्ट होती है इंटरैक्शन बिटवीन ईच अदर। 2 एटम आपस में इसीलिए चार्ज होते हैं, और डिपेंडिंग ऑन देयर चार्जेस, डिपेंडिंग ऑन देयर, एक और वर्ड क्या बताया था क्लास में? डिपेंडिंग ऑन देयर वैलेंसी। 2 एटम कैसे जुड़ेंगे एक दूसरे से? डिपेंडिंग ऑन देयर वैलेंसी। कितने उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 बनाने के, उसके बेसिस पे उनकी वैलेंसी कितनी है, उसके बेसिस पे वो क्या होते हैं? इंटरैक्ट होते हैं। क्लियर हो रहा है? अब ये कौन सा डायग्राम है, आप इसमें क्या समझ पा रहे हो? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सेंटर में है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ इसके चक्कर लगा रहा है। ठीक है, इधर देखेंगे, इधर भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बीच में है, और इलेक्ट्रॉन, ये ग्रीन कलर के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर चारों तरफ ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं। ठीक है, यहाँ तीनों को अलग से दिखा रखा है। ठीक है, ये हो गए न्यूट्रॉन्स, ये हो गया प्रोटॉन्स सबसे हैवी, फिर यहाँ ग्रीन कलर के इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये ग्रीन कलर की जो बॉल्स जैसी हैं ये पाथ में घूम रही हैं, ऑर्बिट्स में, चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूम रही हैं। कैन यू सी इट? कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी किसका एटम हो गया? 4 इसके आउटर मोस्ट में 4 है, यानी ये कौन सा एटम है? कौन बताएगा मुझे? इसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स हुए 6 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 1, 2, 3, 4, 4 तो आउटर मोस्ट में, 2 यहाँ। कौन सा एटम हुआ ये? किसका एटम है ये? नाम इतना कार्बन। हाँ, ये क्या होना चाहिए? कार्बन एटम। ये कार्बन एटम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? यहाँ पे कार्बन एटम के ब्लू वाले देखो कितने हैं? ब्लू वाले भी कितने हैं? 4 दिख रहे हैं, यानी न्यूट्रॉन्स भी 4 हैं। प्रोटॉन्स देखो अंदर, अच्छा ब्लू वाले कितने हैं? 4, और प्रोटॉन्स कितने हैं? हमने बोला था प्रोटॉन सबसे हैवी हैं, बड़े हैं साइज में। कितने होने चाहिए प्रोटॉन्स? न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स कितने होने चाहिए?
मैंने क्या बताया, प्रोटॉन्स किसके बराबर होते हैं हमेशा, किसके बराबर होते हैं प्रोटॉन्स हमेशा, इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। किसके बराबर होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों का नंबर हमेशा बराबर होता है। तो कार्बन का एटम जब हम लिखते हैं उसका सिंबल भी यही होता है, C612। ठीक है, C612 क्यों, क्योंकि 6 ही इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन थे, तो 6 ही इसके क्या होते हैं, प्रोटॉन्स। 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 इज इक्वल टू 6, दोनों बराबर होंगे। समझ में आ रहा है? यहाँ हमें हालांकि क्लियरली नहीं दिख रहे 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं, पीछे की तरफ एक और होगा, वो हमें दिख नहीं पा रहा है, वी कैन नॉट सी इट। ठीक है, आर यू एबल टू लिसन टू मी everyone? Now next structure, this is next structure. How many electrons you can see, how many electrons you can see? ये किसका एटम होगा फिर, इलेक्ट्रॉन्स आर शोन बाय दिस ब्लू बॉल्स। कितने हैं ये, 4 4 है। तो इसमें ये किसका स्ट्रक्चर हुआ, फिर कौन सा एटम का स्ट्रक्चर हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें। तो यस, 4 किसका एटॉमिक नंबर होता है, 4 ही प्रोटॉन्स दिख रहे हैं आपको, यू कैन सी 4 प्रोटॉन्स आल्सो, कैन यू सी। न्यूट्रॉन्स कितने दिख रहे हैं, देखो 5। किसका स्ट्रक्चर हुआ फिर ये, लिथियम 4 इलेक्ट्रॉन, 4th एटॉमिक नंबर किसका होता है, 4th एटॉमिक नंबर किसका होता है, बेरिलियम, मैम बोरोन हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम लिथियम और फिर बोरोन के बेरिलियम बेरिलियम, बेरिलियम मैम बोरोन। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोन होता है कि बेरिलियम होता है, मैम बेरिलियम। बेरिलियम होना चाहिए ना, बोरोन 5th पे आता है। ठीक है, 18 तक आपके 4th चैप्टर का जो टेबल बनाया है, 18 तक आपको एटॉमिक नंबर्स याद होने चाहिए अगर ये चैप्टर आपको अच्छे से समझना है तो। ठीक है, अब इसको बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, काउंट करो। इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐसे स्पिन हो रहे हैं, ऐसे स्पिन हो रहे हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स। मैम 8 इलेक्ट्रॉन्स। यस, 1, इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये किसका हो गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमको पता चला कि स्ट्रक्चर एटम का इस तरह से है कि न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, पर इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्लाउड की तरह घूम रहे हैं, ऑर्बिट्स में घूमे चाहे स्पिन में घूमे। ठीक है, कैसे घूमते हैं, दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, और ये सबसे अंदर वाली चीज क्या कहलाती है, न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ ही घूमते हैं। क्लियर हुआ, न्यूक्लियस। Nucleus of the atom. Atom consists of a cloud of electron. ये हमने देखा. Surrounding a small dense nucleus of protons and neutrons. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट इट ऑक्यूपाइज ओनली अ टाइनी फ्रैक्शन ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम। ये बहुत कम सी जगह घेरता है एटम के अंदर। द डायमीटर ऑफ टिपिकल न्यूक्लियस इज ओनली 1 × 10⁻⁻14। डायमीटर न्यूक्लियस का इतना होता है, एंड और अबाउट 1 लाख
lakh times, 1 lakh नहीं, 1/1,00,000 times of the diameter of entire atom. मतलब बहुत कम सी स्पेस में, बहुत ही ज्यादा कम, देखो हजारवें लाखवें हिस्से में, लाखवें हिस्से में बोल रहे हैं, डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस होता है। एटम से लाखवें हिस्से में न्यूक्लियस होता है, बहुत ही कम स्पेस में होता है, बहुत ही ज्यादा मास रखता है, सारा एटॉमिक मास उसी के अंदर होता है, और बाकी इलेक्ट्रॉन्स बाहर ही रहते हैं। समझ में आया ये? इट ऑक्यूपाइज फ्रैक्शन ऑफ स्पेस, फ्रैक्शन ऑफ स्पेस, बहुत ही ज्यादा कम स्पेस लेता है न्यूक्लियस, और बहुत ही ज्यादा डेंस है, सेंटर में रहता है। इलेक्ट्रॉन्स की बात अगर करें, डिस्कवर्ड बाय सर जे थॉमसन ने डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन्स टाइनी है, नेगेटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस के चारों तरफ है, और हर इलेक्ट्रॉन सिंगल फंडामेंटल नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज रखता है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ बता रखा है -1.602 इंटू 10⁻⁻19। क्लियर हुआ? तो एक इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने सबसे पहले डिस्कवर किया, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, -1.62 इंटू 10⁻⁻19। समझ में आया? कूलम, कूलम मास को बोलते हैं। कूलम तो चार्ज की यूनिट है, सॉरी, बट इसका मास भी होता है। ये तो इलेक्ट्रिक चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, दिस इज इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, माइनस में 1 पॉइंट, तो इसका चार्ज क्या है, ऑब्जर्वेबल है, इसका चार्ज ऑब्जर्वेबल है क्योंकि माइनस में 1 है, और मास क्या है इसका, बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31। लाइटेस्ट पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन इज वन ऑफ द लाइटेस्ट पार्टिकल्स विद अ नोन मास, ऐसा लाइटेस्ट पार्टिकल जिसका मास भी है। एंड इलेक्ट्रॉन कैन नॉट स्प्लिट इनटू एनीथिंग स्मॉलर, इलेक्ट्रॉन और छोटा नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन स्मॉलेस्ट हो गया, इसको और नहीं तोड़ा जा सकता, ये थॉमसन ने डिस्कवर किया था। ठीक है? Electrons do not have a real size but are instead true. इनका साइज इतना नहीं होता पर ये ट्रू होते हैं। Points in space that is an electron has a radius of 0. मतलब हम ऐसी स्पेसिस में स्पेस में ऐसे पॉइंट्स देख सकते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे, उनकी वैल्यूज और उनकी जगह निकालना पॉसिबल है। देयर आर इक्वेशन, जब आप सीनियर क्लासेस में आते हो तो आपको एक थ्योरीज दी जाती हैं कि जो बताती हैं कि इलेक्ट्रॉन किधर लाई करेगा, इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में होगा, किस वक्त, उसकी एनर्जी क्या होगी, किधर, वो बताती हैं थ्योरीज, वो सीनियर क्लास की हैं। बट यहाँ पर हमें ये पता करना है कि ऐसे जगह होंगी स्पेसिस में न्यूक्लियस के चारों तरफ जहां पर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं, इन विच इलेक्ट्रॉन कैन बी फाइंड। उसका रेडियस क्या होता है, 0 होता है। इलेक्ट्रॉन का रेडियस क्या होता है, 0 होता है, लाइटेस्ट है वो। ठीक है, ये सब इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। न्यूट्रॉन्स के बारे में क्या बताया, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। एंड न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हेवियर देन प्रोटॉन, प्रोटॉन से थोड़ा हैवी होता है, 1838 टाइम्स एज हैवी एज द इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन से भी थोड़ा हैवी होता है, और इतना गुना हैवी होता है, 1800 करीब, 1838 टाइम्स बड़ा होता है इलेक्ट्रॉन से। न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता, दैट इज अ पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, और ये न्यूक्लियस का पार्ट है न्यूट्रॉन। The neutron about 10⁻⁻13 centimeter in the diameter and weighs, कितना वेट है इसका, 1.6749 into 10⁻⁻14, सॉरी -27। ठीक है, द डायमीटर और न्यूट्रॉन का 10⁻13 सेंटीमीटर डायमीटर है,
और इसका वेट इतना है 1.6 × 10⁻27। हम यहाँ पर जरूरी नहीं है पूरी वैल्यू याद करें, हम यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस भी ले सकते हैं। क्लियर? फुल वैल्यूज हमें याद करने की जरूरत नहीं है। चाहो तो आप इनके तीनों के स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, इस वाली स्लाइड का, फिर इसके पीछे वाली मैं कर लेती हूँ, उसके बाद भी कर दूंगी मैं उसके पीछे वाली बैक। I will go back. First, you take the screenshot of this slide. Have you taken? Everyone, take the screenshot. Electrons का भी take screenshot of electron as well. क्योंकि आप इन तीनों के बारे में नोट लिख लेना, राइट अ नोट अबाउट देम। ठीक है? न्यूक्लियस का भी स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर हो रहा है बेटा? यस मैम। So with this I am going to end the class. आपकी क्लास यहाँ पर एंड होती है। मैंने सारे स्ट्रक्चर्स आपको बताए, जनरल स्ट्रक्चर बताया एटम का, देन न्यूक्लियस के बारे में बताया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में बताया। ठीक है, आज की हमारी क्लास में यही था, इंट्रोडक्टरी क्लास थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, चार्ज पार्टिकल्स इन द मैटर। So these 2-3 slides we have shared, we have discussed. Okay. So I am ending the class. You write these 3 things: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और न्यूक्लियस। इसके बारे में आप लिख लेना आज, और कोशिश करो 18th जो एलिमेंट्स हैं, 18 एलिमेंट